भीड़ भी अब पहले से कम, बहुत कम हो गया। सब मेला चल गया राजगीर। नीतीश कुमार आज तक आया नहीं। थिएटर पर मेला जमता था, थिएटर नहीं है तो मेला क्या तब मेला। हम 80 में बेटा मैट्रिक किए। आज पढ़ाई के क्या महत्व है? कुछ नहीं। 14 विषय एगो टीचर थी तो कहती थी 10th बाई लेबर, मैट्रिक बाई चांस, आईए बाई लेक्चर, बीए बाई। अब क्या पढ़ाई? अब तो जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, मोबाइल लेना 10,000, यही में दुनिया बर्बाद। तब भगवान का देन है। भगवान जो करेंगे सो होगा। भगवान पर विश्वास कीजिए, इंसानियत पर रहिए। मुसाफिर संघ नाव तो हमने खत्तर से चला रहे हैं। सोनपुर मेला का रौनक रहा नहीं। जो पहले मेला था सो तो सबसे बढ़िया था गुलाब बाई। पहले गुलाब बाई थिएटर था, उसमें पार्ट लिया लेता था। सुल्ताना डाकू कोल पार्टी अपना रोज पार्टी बदल करके पार्ट खेलता था। तो ये रहे हैं तो मर गई। इसी को नाम पर अपना अपना नाम चेंज करके लोग चला रहे हैं। गुलाब विकास हो गया। प्रणाम। बिरहा संघर्ष की कहानियां की इस कड़ी में आपका स्वागत है। राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर गंडक नदी का ये किनारा। हम बात कर रहे हैं सोनपुर मेले की। सोनपुर मेला जानवरों और मनोरंजन के लिए जाना जाने वाला मेला। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट कहती है ये मेला 2000 साल पुराना है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और अकबर से लेकर वीर कुंवर सिंह तक इस मेले में आते थे। 1920 के आसपास इस मेले में अंग्रेज लड़कियां लाने लगे, जहां से शुरू हुआ नृत्य कला मनोरंजन। साल 1945 में एंट्री होती है गुलाब बाई की। गुलाब बाई सोनपुर मेले में आती हैं। वहां से शुरू होता है थिएटर का इतिहास। लेकिन यह थिएटर कुछ और था। नौटंकी बिहार का एक लोक नृत्य। उस समय यह थिएटर नौटंकी की पहचान थी और गुलाब बाई जान थी सोनपुर मेले की। लेकिन 80 के दशक में थिएटर का एक काला युग आया। कहते हैं न्यूड डांस शुरू हुआ था यहाँ पे। काफी हद तक सच्चाई भी थी इन बातों में। उस समय एक बड़े तेज तर्रार एसपी साहब हुआ करते थे, DN गौतम, जो आगे चलकर बिहार के DGP बनते हैं। रात को घुड़सवारी करके थिएटरों में छापे मारते थे। उनकी कसी नकेलों ने, उनके बनाए नए नियमों ने थिएटर को एक नई पहचान दी। वो स्वरूप आज के युग में चल रहा है। कहते हैं कि आज इस मेले की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से थिएटरों पर टिकी हुई है। देखने वालों में 90% युवा और छात्र। आज की कहानी उनके नाम, जिनको हम थिएटरों के मंच पर देखते हैं। आइए सुनते हैं उनके संघर्ष की अनकही दास्तान। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवनी चौधरी है। कहाँ की रहने वाली? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और बिहार कब आना हुआ? बिहार 3 साल हो गया मुझे। 3 साल पहले आई थी यहाँ पे। थोड़ा अपने बचपन, अपने परिवार के बारे में। बचपन की बात की जाए तो मेरा बचपन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। मैं काम करते करते भी कभी कभी नर्वस हो जाती हूँ कि मैं अपने बचपन में खेली कूदी और मैं कहाँ से कहाँ पे आ गई। तो बहुत रोना आ जाता है उस चीज़ को सोच सोच कर। तो मैं पढ़ाई भी करती थी। तो मैं 11th क्लास में थी जब मेरी पढ़ाई छूटी। 12th मैंने किया है, लेकिन बहुत मुश्किलों के बावजूद कर पाई हूँ मैं 12th। क्या हुआ एक दिन, तो मैं 11th क्लास में थी, तो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसका जो फीस वगैरह जमा होता है। तो मैंने पापा से बोला कि पापा सर
स्कूल में फीस के लिए बोल रहे हैं, आप फीस का इंतजाम करा दीजिए। तो पापा की इनकम वगैरह कुछ नहीं, मतलब खेती थी पहले, अभी किसी वजह से नहीं है। छोटा मेरा भाई है, हम 4 सिस्टर हैं, तो सभी का खर्चा पापा, हम सभी तो पापा के लिए बराबर है। अब किसी एक का तो कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो सबका बराबर ही करेंगे। क्या हुआ, मैंने पापा से बोला फीस के लिए, तो पापा बोले कि बेटा पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि अब मेरे बस की नहीं है। अभी आप 10th कर लिया, वही कहा कि उसका तुम्हारी शादी कर देंगे। तो मैंने ये सिर्फ आर्थिक स्थिति की वजह से, कोई ऐसा हाँ। सांस्कृतिक सामाजिक दबाव नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं था, बस वो पैसे का इश्यूज था, उसके कारण ही आगे मैं इंटर, बहुत मुश्किलों में इंटर किया। इंटर कैसे किया मैं आपको बता देती हूँ। मैं जॉब की तलाश में थी, सोचती थी कम से कम इंटर तक तो कर लूँ कि यहाँ कोई मुझे जॉब मिल जाए। तो मैंने पापा को बहुत समझाया कि पापा इंटर करने दो। तो पापा बोले बेटा अब मेरे पास 1 रुपया भी जेब में नहीं है, मैं कैसे कराऊंगा, घर का खर्चा चल जाए वही काफ़ी है। उस टाइम पे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो क्या हुआ, मैं बोली पापा मैं जॉब देखती हूँ, कोई मिल जाए तो। मेरा छोटा भाई है तो मैं उसको साथ में नोएडा ले गई। जब मैं इसको नोएडा ले गई तो 10th तो मैंने पास किया हुआ था। तो मैं बोली सर मैंने 10th किया हुआ है, आप मेरे को जॉब दे दीजिए। 2 महीने हो गए मेरे हाथ में सैलरी नहीं आई। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, क्योंकि रूम रेंट जो रेंट था, मालिक था, वो प्रेशर बना रहा था मुझ पर कि रेंट जमा कर दो। 2 महीना हो गया। मैंने कहा सर मेरी सैलरी नहीं आई है, मैं बहुत परेशान, अब घर से भी पैसे कहाँ से ला के दूँ, मैं परेशानी की वजह से तो घर से आई हूँ। तो क्या हुआ, फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया। 15 दिन बाद मुझे वहाँ पैसा दिया उन्होंने, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिल पाया मुझे। फिर मैंने 10th के कारण ही मैंने मॉल में जॉब किया, मॉल में मुझे जॉब मिल गया। तो वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, और जैसे एग्ज़ाम्स बोर्ड के होते हैं, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी दे रही थी, 2 दिन छुट्टी ले ली करती थी, और फिर जॉब करने कंटिन्यू पहुँच जाती थी वहाँ पे। तो मैंने बहुत मुश्किल के बावजूद अपना इंटर पास किया है। तो ये तो मेरी बहुत, यहाँ तक की बहुत बड़ी परेशानी। तो फिर उस जॉब के बाद का सफर? यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर मैंने, एक अंकल थे तो बोले जो वो में कितना कमा पाती हो। मैंने कहा अंकल 8,000 मिलते हैं। अब सोचिए उसमें कि क्या हो पाता है 8,000 में। रूम रेंट हो गया, घर पे भिजवाना हो गया, खुद को ही मेंटेन करना हो गया, पढ़ाई की तरफ से ध्यान बिल्कुल छूट गया। जब पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल ध्यान मेरा छूट गया तो एक अंकल बोले मेरे को कि तुम ना अच्छा होगा, अच्छा पैसा कमाओगी, शूटिंग लाइन में आ जाओ। मैंने कहा अंकल उसमें क्या होता है? तो कह लगे होता कुछ नहीं, कैमरा रहेगा, कैमरे के सामने आपको अपना जो भी रिएक्शन है या फिर जो भी कोई काम दिया जाएगा उसको समझा दिया जाएगा, उसके बाद आप उसको करोगे। मैंने कहा अंकल कुछ गलत तो नहीं हो? तो अंकल ने बोला नहीं इसमें कुछ गलत नहीं है, हमारी बेटी भी शूट वूट करती है, पवन सिंह के साथ में भी उन्होंने किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो वहाँ तो मुझे 8,000 मंथ के मिलते थे, और फिर अंकल मेरे को एक दिन का 2,000 रुपये देते थे। पीछे पर्दा जो होता है ग्रीन कलर का पर्दा लगा के डांस वगैरह, सॉन्ग वॉन्ग पे डांस वगैरह करा देते थे मेरे को। कैमरा आगे सामने रहता था। पहली बात तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पता नहीं कैमरा है, होता है ना जैसे पता नहीं कैमरे को देख के क्या होता है कि कोई सामने खड़ा हुआ है। तो फिर अंकल मेरे को यहाँ पे ले आए, क्या लगे बिहार में चलो, वहाँ पे बहुत अच्छा काम है, थिएटर नाम की चीज़ है, वहाँ थिएटर लगता है, तुम अच्छा कमाओगी वहाँ पे, तुम्हें डांस भी आता है, तुम सुंदर भी हो, लंबी भी हो, तुम्हारी लंबाई का फ़ायदा उठाओ, जॉब वॉब छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा। उसके बाद मैं जॉब छोड़ के जब सब वहाँ से फाइनल कर लिया, मम्मी पापा से बात की, 2 महीना काम करके गई मैं। उसके बाद इनकम थोड़ा अच्छा था तो मेरे घर वाले खुश हो गए, और अभी तक थोड़ा खुश है। तो कभी आपने देखा, मतलब जब इसके बारे में पता चला, आपने YouTube पे या कहीं इंटरनेट पे पढ़ा इसके बारे में कि थिएटर क्या होता है, कैसा होता है? पहली बात मुझे अंकल ने ना फोन पे दिखाया था, सेफ्टी है, ग्रिल वगैरह सब है, सेफ्टी है, तुम सेफ रहोगे वहाँ पे। तो आपको कहीं अखबारों के माध्यम से कोई ऐसा र्यूमर नहीं पता चला कि वहाँ पे ये होता है वो होता है? बहुत सारे र्यूमर्स है ना कि गलत होता है, ये होता है, ऐसा तो होता अंकल ने मेरे को बोला था कि अगर वहाँ गलत तुम्हें कुछ भी लगे, तुम काम नहीं कर पाओगे तो वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा, कोई बदतमीजी, कोई गंदी चीज, कोई हरकत, कोई अश्लीलता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। तो तब से ये सफर? तब से मैं 3 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ। पैसे का भी इश्यूज नहीं है, आराम से कमा लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, बच भी जाता है, तो क्या घर वाले संतुष्ट हैं? हाँ वीडियोस वगैरह देखते हैं? हाँ, वीडियोस वगैरह देखते हैं। मैं कुछ गलती नहीं करती तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़े हैं गांव वाले हैं, तो गांव वाले तो मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, खुद कमाती हूँ खुद खाती हूँ, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सोनपुर का थिएटर 1 महीने चलता है, हाँ 1 महीने इसके चलता है। अलावा 11 महीने क्या करती हैं? इसके अलावा सोनपुर एक बड़ा फील्ड है, इसके अलावा छोटी छोटी फील्डें हैं जहाँ मैं काम करती हूँ। शोभा सम्राटी छोटी फील्ड के उस पर लगता है, जैसे कि आपका आजमगढ़ में लगता है, मुजफ्फरपुर लगता है,
सिंहेश्वर स्थान में लगता है, शिवनगर घाट में लगता है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे शोभा सम्राट छोटे उसमें जाता तो है। साल में कितने दिन काम रहता है अभी? साल में ये देख लीजिए आप फ्री नहीं रहेंगे, इतना काम रहता है कि थिएटर से फ्री होते हैं तो फिर स्टेज शो कर लेती हूँ। स्टेज शो भी बहुत आते हैं, आधे तो मैं कर ही नहीं पाती, अभी भी बहुत आ रहे हैं, तो अभी तो इंगेज हूँ सोनपुर में, तो बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है इधर। इधर अच्छा भी लग रहा है, खुश भी हूँ। नृत्य की कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने? नहीं, कभी नहीं। मैं छोटी थी तो मेरे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी था उस टाइम पे, तो मम्मी ऐसे ही सीरियल वगैरह देखती थी, तो मैं खोजती थी उसमें कि कोई डांस का मुझे वो मिल जाए, तो उसमें नहीं था। फिर दिन बीतते गए ऐसे धीरे धीरे होके, तो पापा मेरे रंगीन वाला टीवी ले आए, फिर वो हटा दिया, उसके बाद एलईडी लगवा ली, मतलब दिन चेंज होते गए तो उसका वो लगवा दिया। फिर मैं गाने वगैरह देखती थी, नए नए गाने आते थे भोजपुरी वगैरह सब में, तो डांस ऐसे रूम में करती, गेट पर कहीं पापा ना आ जाए, गेट बंद करके तब डांस करती थी अंदर में, तो खुद से सीखा हुआ मेरा वहाँ डांस। से ये मन में ये आया। समाज का काफ़ी ऋणात्मक नेगेटिव रवैया है थिएटर को लेकर के, डांसर्स को लेकर के समाज में, मतलब देखने पुरुष ही जा रहे हैं और जज भी पुरुष ही कर रहे हैं। तो ये हाँ। मतलब सवाल इसलिए है क्योंकि हम पितृसत्तात्मक समाज में जी रहे हैं, हम भी एक पुरुष हैं, और किसी भी लड़की को स्टेज पे देख के बहुत जल्दी जज करना कि सीधे ही चरित्र खराब हाँ, बोल दे। उसकी वजह मैं बता देती हूँ, क्योंकि सभी हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है। ये तो टैग लग गया है अब एक लाइफ में कि अवनी थिएटर डांसर है। इस टैग से बाहर कैसे आएंगे? वो मन में कभी आया होगा ना? नहीं, क्योंकि मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, परफॉर्मेंस करना कोई गलत नहीं होता। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, वो भी डांसर है, एक्टर है, पब्लिक उनको भी बोलती है, लोग उनको भी बोलते हैं। जब उनको बोल सकते हैं तो हम क्या चीज़ है। सही बात। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, अच्छा लग रहा है। अपना परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पे, जब तक स्टेज पे होते हैं अच्छे से पब्लिक को देख के उनको मतलब खुश रखने की कोशिश करते हैं कि हमारी कला से वो खुश रहे, निराश ना बैठे रहें। तो डांस के टाइम पे हम डांस करके परफॉर्मेंस दे के अच्छे से, उसके बाद जब खत्म पूरा फिनिश हो जाता है प्रोग्राम 4 साढ़े 4 बजे, सो जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजर्स जो रहते हैं आपके शोभा सम्राट के, तो एक ही ऑर्गेनाइजर होंगे, ओनर और जो टीम होती होगी? नहीं, ऑर्गेनाइजर एक नहीं है, मतलब 50-50 जैसे लोग रहते हैं। ओके। हाँ, उनका रवैया कैसे रहता है आप लोग? उनका रवैया बहुत अच्छा है, लड़कियों को सभी सेफ्टी सुविधा सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। कभी कोई परेशानी? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई है। अगर आगे कोई परेशानी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बिल्कुल। ये चीज़ें, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे हम लोगों ने सुना है आपसे, हमारे काफ़ी सारे दर्शकों ने। कुछ ऐसा बताइए जो रियल द अवनी है। मुझे थिएटर जो आर्टिस्ट अवनी हैं, जो शोभा सम्राट की इस साल की, मतलब इस साल सबसे ज़्यादा इंटरव्यू हमने शोभा सम्राट में अगर किसी का देखा है तो वो अवनी चौधरी है। अवनी चौधरी द रियल वुमेन, द रियल गर्ल, वो कौन है? मैं अगर उस बात को समझना चाहूँ। देखिए, मैं यहाँ पे जो परफॉर्मेंस करने आई हूँ, मैं कोई फेक नहीं हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जो मेरे दिल से निकले रियल, मैं वही सामने रखूँ पब्लिक के। अब मैं फेक वाला तो बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं अभी जैसे पर्दे के पीछे रहती हूँ, मैं स्टेज के सामने भी ऐसी ही रहती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मेरा मेकअप करके फेस चेंज हो जाता है, ड्रेस सब चेंज हो जाती है। बाकी जो मैं पर्दे के पीछे हूँ वही पर्दे के सामने। कभी अगर आपके परिवार का कोई सदस्य, मतलब ऐसा भगवान न करे कभी कोई आर्थिक समस्या किसी के साथ हो जो आपके जानने वाले हैं, आपकी कोई छोटी बहन हो परिवार में, अगर वो आपसे इस क्षेत्र में आने के लिए अनुरोध करे, भैया थोड़ा सा 2 मिनट यार प्लीज, अगर कभी कोई आपकी छोटी बहन इस क्षेत्र में आने के लिए आपसे अनुरोध करे, क्या रिएक्शन होगा आपका? नहीं, देखो, मैं तो एक शुरुआत में स्टार्टिंग में एक मजबूरी थी, तो मैं, ये फील्ड गलत नहीं है, हम जैसे लोगों ने ही इसको गलत बना दिया। छोटे छोटे यूट्यूबर चैनल वाले होते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं, जिससे पब्लिक को लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही अंदर में होता होगा। गलत तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मेरी इससे रोजी रोटी चल रही है। स्टेज प्लेटफॉर्म कोई गलत नहीं होता है। तो अपनी सिस्टर को, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ अगर मैं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई तो मैं उसको पढ़ाई कराऊँ आगे तक। बहुत अच्छी बात है। बिहार इसके पहले आई थी जब भी आप सोनपुर आई हैं? उससे पहले नहीं, उससे पहले तो मैं सुना कभी था नहीं। बिहार के बारे में? सुना बहुत। क्या सुना था? सुना तो बहुत गलत था। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे बिहार छोटा है, वहाँ झोपड़ी वगैरह है, कुछ अच्छा वैसा कुछ घूमने की जगह नहीं है।
तो मैंने कई बार देखा भी था कि शिल्पा शेट्टी और बहुत सारे लोग पटना में आते जाते हैं, शूट वूट करते हैं। मतलब यार अगर इतना छोटा शहर होता तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो वहाँ नहीं आएंगे। तो फिर मैंने अंकल से बोला कि अंकल एक बार मुझे घुमा के लाइए ना वहाँ पे। तो अंकल 2 दिन के लिए लाए थे, मेरे को शूट भी किया था। फिर मैं चली गई, फिर उसके 2-3 महीने बाद मैं आई थी यहाँ पे। तो सुना हुआ बिहार और देखा हुआ बिहार, क्या फर्क दिखा? मुझे बिहार बहुत पसंद आया। बस एक चीज़ थोड़ी कहूँगी कि मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है। अच्छा, खाने में ये है कि जैसे हमारे यहाँ पे ना थोड़ा फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ के गोलगप्पे का टेस्ट किया जाए तो वो मुझे बिल्कुल पसंद फुचका नहीं पसंद आ रहा? नहीं पसंद। यहाँ दिल्ली का- वाला डिफरेंट है, यस, दही चटनी ऊपर से बहुत डाल देते हैं। हाँ। हमें वो नहीं पसंद है। खैर वो जोग्राफिकल अब वो एक्चुअली आप बचपन से यहाँ रहे हैं तो आपको Yes. वो चीज़ है। अब मैं बचपन से वहाँ रही हूँ तो मुझे वो चीज़ Preferences. यस, ठीक बात। पसंद आ रहा है बिहार? अभी बिहार पसंद आ रहा है। बिहार के लोग बिहार के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ से। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि मैं बिहार पहुंचूंगी, मुझे इतना सारा पब्लिक से प्यार मिलेगा। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मौका मिले तो बिहार में हमेशा रहना चाहेंगी? हमेशा हमेशा ही समझ लीजिए 3 साल तो कंटिन्यू मैं इधर ही हूँ। घर पे 2-4 दिन 5 दिन के लिए जाती हूँ, फिर इधर आ जाती हूँ। मन ही नहीं लगता घर पे। अब इधर का हैबिट पड़ गया है। तो एक आखिरी सवाल है, कई बार लोग आपको अलग अलग सर्वनाम से जानते हैं। अवनी शायद, मतलब ये आपका असली नाम है? थिएटर वाली, माफ़ कीजिएगा, मतलब ये रखना बहुत ज़रूरी है। थिएटर वाली, नचनिया, नाचने वाली, स्टेज वाली, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम हैं जो आपको दिए जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए सर, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये लोगों की थिंकिंग है। अभी आपने देखा होगा साउथ के हीरो हीरोइन आए थे तो वहाँ पे अक्षरा जी पहुँची थी, जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया था वहाँ पे। वो लोगों से प्यार मिल रहा था, पैसे मिल रहे थे, भेंट गिफ्ट किए जा रहे थे उनको। अगर वो परफॉर्मेंस करके लोगों से प्यार ले सकती हैं तो क्या हमारी इतनी औकात नहीं है? क्या हम नाचे? अगर वो भी डांसर एक्टर है तो क्या हम नाचने वाले हैं? अगर हम नचनिया कहला सकते हैं तो क्या हम एक्टर्स नहीं कहला सकते? जो काम प्लेटफॉर्म पे वो कर रही हैं वही हम करें। लेकिन ये लोगों की थिंकिंग है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। घर मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपका शेड्यूल इस तरीके का होता है कि शायद बात करने का वक्त नहीं मिलता होगा। बात करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि और जब वक्त मिल रहा है तो काफी थकान हो रखा है, मानसिक और शारीरिक। बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात भर तो प्रोग्राम करते हैं हम लोग। सुबह 4:30 बजे ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम। उसके बाद मेकअप रिमूव करना, ड्रेस चेंज करना, खाना। पूरी रात में खाना भी नहीं खाती हूँ मैं। वो 5 बजे से 6 बजे खाती हूँ। पूरे ड्रेस वगैरह मेकअप रिमूव करके सब क्लीन होके पूरे से, तब खाना वाना खाते हैं। उसके बाद आधे घंटे और सोने की तैयारी करते हैं, फिर सो जाती हूँ। तो वही कभी कभी मेरे को 2 भी बज जाता है, 3 भी बज जाता है, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं। तो घर से कॉल, मम्मी को टाइम नहीं होता होगा कभी कभी तो वो कर लेती है कॉल। तो मम्मी कभी कभी 6 या 7 बजे कॉल करती है मेकअप के टाइम पे। तो उस टाइम मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। बस इतना होता है कि हाँ हाल चाल सब ठीक है, हाँ तुम ठीक हो, उससे ज़्यादा बात हो ही नहीं पाती है। क्या याद आता है घर का सबसे ज्यादा? घर का, मम्मी का प्यार। मम्मी उठा के, मैं सोती रहती थी, मम्मी उठा के बेटा चाय पी लो, अब उठ जा, पूरा धूप फेस पे आ गया, अब तो खड़े हो जाओ। पापा डांट लगा के उठाते थे। बहन, मेरा भाई क्या करता, पानी डाल दिया करता था, ये ऐसे नहीं ऐसे उठेगी। मेरी बहन थी, चोटी काट लेती थी। वो सब बहुत याद आता है। वो सब टाइम निकल गया लेकिन बहुत याद आता है। बचपन का कोई एक इंसिडेंट भाई बहन के साथ जो अभी तक जी रहा है साथ में? वो ये था, मैं भूत बन के उनको डराती थी। गेट बंद कर लिया करती थी। मेरी बहन बहुत डरती थी, बाल वाल बखेर के, लिपस्टिक ऐसे फैला के। वो चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। सभी बहनें बहुत डरती थी, चिल्ला चिल्ला के मम्मी पापा को आवाज़ लगा करते थे, पापा डांटते थे। मुझे बहुत याद आती है कि काश बचपन फिर से वापस आ जाए। लेकिन बचपन कहाँ, एक बार गुजर गया तो नहीं आएगा वापस। स्टेज पे हमने आपको इस तरफ से बहुत बार देखा है। आपके सामने काफ़ी सारी लाइट्स जलती हैं, म्यूज़िक चलता है, आप चमक धमक में, आपके ड्रेसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। उस तरफ से जब आप इस तरफ देखती हैं, वो क्या फ़र्क होता है? फ़र्क इतना होता है कि लाइट इतना ज़्यादा होता है ना कि आंखों में इतना दर्द होने लगता है। लाइट इतनी चुभती है आंखों में कि ऐसे हम देख भी नहीं पाते। जो लोग, 4 लोग जो सामने में बैठे रहते, खाली वही देख सकते हैं। पीछे जो लोग बैठे हैं बेचारे, टिकट लगा के आते हैं, उनको तो हम देख ही नहीं पाते क्योंकि लाइट इतनी हैवी होती है। पहले दिन काम किया था मैंने तो मेरी आंखें इतनी मोटी मोटी हो गई थी, पूरा सूज गया था और आंखों से पानी बह रहा था लगातार। फिर ड्रॉप वगैरह डाला, तब जाके 5 से 6 दिन में सही हुई मेरी आँख।
आपको नहीं लगता लॉन्ग रन में ये आपकी आंखों के लिए काफी तकलीफदायक हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन काम तो आप तो कोई कर... ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट करती हैं? नहीं, हाँ दरभंगा में प्रोग्राम लगा था, यही शोभा सम्राट नहीं बॉम्बे सम्राट था, दूसरी कंपनी थी, तो वहाँ लगा था। वो ग्लेटर नहीं होता आंखों के ऊपर जो लगता है, वो मैंने एक मुझसे मिस्टेक हो गई, तो पहले टिश्यू से मैं साफ नहीं करती थी, पहले मैं जाके डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके फेस क्लीन कर लिया करती थी। तो मैंने क्या किया, वो ग्लेटर जो मैंने ऐसे ऐसे रगड़ लिया, वो आंखों के अंदर यहाँ पे चला गया। तो फिर इतना दर्द होता था, मेरी आंख पूरी लाल हो गई, और ये वाली सूज गई और ये वाली नॉर्मल थी। तो फिर दरभंगा में डॉक्टर थे, नाम याद नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो वहाँ पे गई, उन्होंने फीस लिया, काफ़ी कॉस्टली थे वो। तो फिर मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने किसी मशीन में देखा तो कुछ ग्लेटर यहाँ पे लगा हुआ था, घाव हो गया था, मतलब ऐसे होता था ना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है आंखों में बहुत ज़्यादा वो। तो फिर उन्होंने दिखाया कि अभी तुम कोई ग्लिटर वगैरह यूज़ नहीं करोगी, प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे आगे के लिए, आंखों में दिक्कत हो जाएगा, तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी तुमको, तो तुम अब ग्लिटर यूज़ नहीं करना। 4-5 दवाई दी थी उन्होंने, तो वो दवाई मैंने डाला था, 4 से 5 दिन के अंदर वो मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। तब से वो दवाई मेरे पास रखी हुई है, कभी कभी प्रॉब्लम होती तो डाल लेते तो सही हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट इतनी ज़्यादा होने की वजह से ना धुंधला दिखाई देता, साफ क्लियर दिखाई नहीं देता पूरा। कोई अपने बारे में एक ऐसी चीज जो हमने इंटरनेट पे नहीं सुना आपके बारे में, मतलब ये निजी भी नहीं हो सकता, ये प्रोफेशनल लाइफ का हो सकता है, अवनी के अंदर से एक आवाज आए तो ज्यादा बेहतर है कि कुछ ऐसा जो हम नहीं जानते, हमने नहीं, या आपको लगता हो कि लोग मेरे से ये वाला सवाल क्यों नहीं करते, शायद मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो वाला सवाल लोग सवाल ये नहीं, उसका जवाब दीजिए ना, वो जो सवाल है। वो सवाल ये है कि इससे कोई ये नहीं पूछता तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहती हो। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, आपको क्या पसंद है? ये कंटिन्यू रहेगा, मैं कट नहीं डाल रहा हूँ, ये कंटिन्यू रहेगा। आपने मुझे सवाल दिया है, क्या पसंद है? मुझे साड़ी बहुत पसंद है, वैसे तो मैं लंबी हूँ, लेकिन साड़ी में और भी ज़्यादा लंबी लगती हूँ, बाल खोल लेती हूँ, लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो मुझे दूसरी बात, मुझे साड़ी तो पसंद है ही, उसके बाद अगर कहीं मौका मिले तो घूमना लॉन्ग ड्राइव पे, बाइक पे, गाड़ी पे तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, वॉमिट वगैरह होती है, तो मुझे बाइक पे बहुत पसंद है, जीन्स वगैरह हो, और शॉपिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद है। कौन शॉपिंग नहीं करना चाहेगी लड़की, शॉपिंग तुमसे चाहे जितनी करा लो, शॉपिंग में नहीं थकूंगी। अगर कोई काम दे दिया है ना बेटा वो बर्तन साफ कर लो, तो मेरे पैर हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन शॉपिंग में मैं कभी नहीं थकती, तो शॉपिंग करना आई लाइक। कोई ऐसी चीज़ जो आपको खरीदना बहुत पसंद है, कहीं भी जाती हैं तो वहाँ से वो चीज़ जरूर खरीदती हैं? सबसे ज़्यादा मैं ड्रेस खरीदती हूँ, सबसे ज़्यादा चॉइस रहती है मेरी ड्रेस की, कि मैं एक ड्रेस लेने के बाद सोचती हूँ इससे कुछ बेहतर मिल जाए, उसको लेने के बाद सोचती हूँ उससे कुछ बेहतर मिल जाए, बेहतर करते करते मैं इतना सारा शॉपिंग कर लेती हूँ। खाने में क्या पसंद है? खाने में मेरे को मशरूम पसंद है। नॉनवेज खाती हैं? नॉनवेज कभी कभी। नॉनवेज में क्या पसंद है? बस ऑनली चिकन और कुछ नहीं। मैं इसलिए सवाल को डाइवर्ट करूं क्योंकि वेज में मेरे पास ऑप्शन नहीं है सवालों का। हाँ, मैं ज्यादा वेज खाता नहीं। नॉनवेज खाते हो? हाँ जी। तो नॉनवेज में आपको चिकन बहुत पसंद है? बस हाँ। यहाँ पे सोनपुर में जो खाना बनता है तो वो तो आप लोग खुद, मतलब आपके कुक वगैरह होंगे या आप बाहर खाती हैं? कंपनी की तरफ से लगाए हुए हैं, एक बाबा है, हाँ। वो बनाते हैं दाल रोटी, दाल चावल। खानसामे आप साथ में रखते हैं, वो बनाते हैं? हम नहीं रखते, कंपनी की तरफ से खानसामे प्रोवाइड किए जाते हैं, वो खाना बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो इंडिविजुअल चॉइसेस बनते हैं? नहीं, ग्रुप फूड बनता है। तो कभी कुछ ऐसा मन किया तो उनको थोड़े पैसे नहीं हो सकता, नहीं मानते, क्योंकि जो हम खाते हैं वही मालिक खाते हैं। कोई और सवाल जो आपको लगता है मुझे पूछना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बस। बेहतर। लंच किया आपने? अभी कुछ नहीं। लंच करें? हाँ। साथ में लंच करते हैं। ओके। बाबा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है लोग आपको, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बचपन में कुछ माइथोलॉजिकल किताबें पढ़ी थी जिसमें मैंने उर्वशी, मेनका, रंभा इनके बारे में पढ़ा था। उम्मीद है एक दिन आपकी भी कंपैरिजन उन्हीं के साथ हो। खैर बाकी तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। गंडक के किनारे शाम ढल चुकी थी। एक तरफ सोनपुर मेले का शोरगुल सन्नाटे में बदलने लगा था, वहीं दूसरी तरफ सजने लगी थी थिएटर की चकाचौंध। नर्तकियां सज धज कर मंच पर प्रदर्शन को तैयार थी।
सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने। सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफर में हमारा साथ दीजिए।